वायु दाब। ठीक है, वायु दाब हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था, जिसे अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसे हम कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम्म, हाँ मैं समझ रहा था। देखें, अगर ये चीज दी हुई है कि वायुमंडलीय दाब, इसका मतलब ये है कि, हाँ, इसका मतलब ये था कि जो वायु का दाब है कहाँ पे अधिक होता है, या मैं कहूं कि वायु का दाब अगर अधिक है तो कह सकते हैं कि इसका घनत्व अधिक है, कह सकते हैं ना, डेंसिटी अधिक है। और यदि घनत्व अधिक है, इट मीन्स क्या है, हवा भारी है, हवा में वजन है, कह सकते हैं ना। और आपको पता होगा, भारी, घनत्व, ये सब किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर यदि बहुत कम है, टेम्परेचर कम है, तब ये सारी चीजें होती हैं, तीनों चीजें। जब ताप कम होता है तब वायु दाब अधिक होता है। और यदि क्या हो, वायु दाब कम है, वायु दाब यदि कम है तो इसका मतलब घनत्व कम है, और जब घनत्व कम है इसका मतलब वो भारी कम है, या मैं कहूं इसको दूसरे शब्दों में तो मैं कह दूं वो हल्की है। अब जब हल्की है गैस, तो वायु, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे ताप अधिक है। क्यों? तो मैं अगर इसको, हाँ, मैं अगर इसको साइंटिफिक दृष्टि से समझने की कोशिश करूं तो हम समझेंगे कि जैसे टेम्परेचर किसी चीज पे ज्यादा पड़ता है तो गैस जो होती है उसमें जो नमी रहेगी वो कम हो जाएगी। जब नमी कम हो जाएगी, इट मीन्स गैस कैसी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठकर उसमें वायु दाब कम हो जाएगा, प्रेशर जो है पृथ्वी पे कम डालेगी, पृथ्वी और पृथ्वी का मतलब धरातल और जल पे। और वैसे ही अगर ताप कम होगा तो उसमें भारीपन ज्यादा रहेगा, जब भारीपन ज्यादा रहेगा तो घनत्व ज्यादा रहेगा, जब घनत्व ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब वो पृथ्वी पर वायु दाब अधिक डालेगी। क्लियर? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चीज हम लोगों ने कल समझी थी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसका जो हम लोगों ने वायु दाब पढ़ा है इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखेंगे किसमें, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे वायु दाब, वायु दाब की पेटियां। सुना है नाम, परिचित होंगे इस नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायु दाब को हम लोग एटमॉस्फेरिक बोलते हैं, पेटियां जो हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, और जो पेटियां हैं उसको हम लोग बेल्ट बोलते हैं, बेल्ट। ये जो बेल्ट है ये किस पर डिपेंडेंट है, वायु दाब पर। आपने इसके पहले भी बेल्ट एक पढ़ी है, और वो बेल्ट पढ़ी है ताप पर आधारित, तापमान पर आधारित बेल्ट पढ़ी है। ठीक है, तापमान पर आधारित बेल्ट पढ़ी है। तो मुझे बताओ, जो हम लोगों ने तापमान पर आधारित बेल्ट पढ़ी है उसमें जोन बने थे ना अलग अलग, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बना था, और कौन सा बना था, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बना था, जिसे हम लोग उपोष्ण कटिबंध भी कहते हैं, है ना, शीतोष्ण या उपोष्ण। और शीत कटिबंध बना था, ये तीन क्षेत्र बने थे ना हम लोगों के। क्लियर है? जब ये तीन क्षेत्र बने थे, ताप पर आधारित हैं, तो आपको ये पता होगा कि मैंने बताया कि इसका मतलब अगर जैसे ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर ये जोन हमारा जो है उष्ण कटिबंधीय जोन है,
तो इसका मतलब यहाँ पे तापमान कैसा होगा, लगभग समान होगा, हर एक जगह पे समान होगा ना, सामान्यता। तो इसका मतलब अब हम वायुमंडल की जो पेटियों की बात कर रहे हैं, वायु दाब की जो पेटियों की बात कर रहे हैं, अब हम किस पर पेटियां डिस्ट्रीब्यूट करें, वायु दाब पर। तो इसका मतलब अगर मैं कोई एक पेटी बनाऊंगा वायु दाब पर आधारित, तो सब जगह क्या वायु दाब इक्वल होगा, समान होगा। तो आप लोगों का कहना क्या है, आप लोग खुद से मतलब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर वायु दाब समान होगा इस पूरे जोन में, इस पूरे क्षेत्र में, जैसे कि ताप पर आधारित, जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो सब जगह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा इस पट्टी में। पट्टी का मतलब मैप पे अगर हम निकालेंगे इसको तो आप समझ सकते हैं जिस जिस क्षेत्र में ये पड़ेगी उस क्षेत्र में क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय होगा। तो क्या ऐसा ही सब जगह पर वायु दाब भी इक्वल होगा? तो आप कहेंगे कि अगर जो वायु दाब है वो समान होगा तो हवा चलेगी, हवा तो चलेगी नहीं, हवा स्थिर रहेगी। लेकिन आपको पता है कि हवा तो आपको महसूस होती है, और तेज कभी कभी स्लो। तो इसका मतलब वायु जो दाब है वो समान नहीं होगा हर एक पट्टी में। क्या होगा, ताप पर निर्भर करेगा, जैसा ताप होगा वैसा ही वायु का दाब होगा। आई होप इट इज क्लियर। सब जगह अलग अलग। और मुझे बताओ, ये एक पट्टी है, इसमें वायु दाब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे दबाव थोड़ा कम बन जाएगा, और इस पे आके दाब जो है तापमान कम पड़ता तो यहाँ पे दबाव ज्यादा बनेगा, तो हवा ऐसी चलेगी ना, तभी तो हवा चलेगी। अगर दाब सब जगह इक्वल हो जाएगा तो हवा चलेगी कहाँ, नहीं चल सकती है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है वायु दाब जो है, वो जो बेल्ट है वायु दाब की, उस बेल्ट में दाब हर जगह समान नहीं होगा, वो अनियमित होता है, इक्वल नहीं होता है। क्लियर? ठीक है फिर। तो हम लोग बेसिक्स चीज देख ली थी हम लोगों ने भी जस्ट पीछे, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। पहला, आप लोगों को पता है कि जो वायु दाब है वो किधर से किधर होता है, अधिक दाब से कम दाब की ओर जो वायु का मूवमेंट रहेगा, अधिक दाब से कम दाब की ओर। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है, अब मुझे बताओ, तापमान, टेम्परेचर अधिक, तो इसके तीन फैक्टर तुरंत बन जाएंगे। कौन कौन से? तापमान अधिक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि वहां पर वायु दबाव कम। क्लियर? मेरे साथ इसको टैली करते हुए चलें, अपने को कॉन्सेप्ट को मैच करते हुए। चीजें क्लियर हो रही हैं? कहीं अटक तो नहीं रहे हो? अटक रहे हो इसका मतलब लैक ऑफ रिवीजन, समझे नहीं आप। ठीक है, रिवीजन ज़रूरी करना है, क्योंकि अगर हमने समझ में भी आ जाता है अगर आज, तो फिर कल जाकर अगर रिवीजन नहीं होता तो हमारे सामने वो चीज़ें धुंधली हो जाती हैं, अस्पष्ट रहती हैं, तो हमें उसको रिवीजन करना पड़ता है। तो अगर ताप अधिक है तो वायु दबाव कम होगा, वायु का दबाव कम होगा, इसका मतलब घनत्व कम होगा, होगा ना, घनत्व कम होगा। अब मुझे बताओ, अगर ताप अधिक होगा, ताप अधिक था तो ये चीजें थी, अगर ताप कम होगा तो वायु का दबाव कम होगा। ठीक है, वायु दबाव कम होगा, और वायु दबाव कम है इसका मतलब घनत्व क्या है, कम है। दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें हैं। अब तीसरा अगर हम फैक्टर बात करें तो यहां तो पूरा भर चुका है। थर्ड फैक्टर की बात करें तो हमें पता चलेगा कि ध्रुवों की ओर जाने पर, मुझे कमेंट करके बता दें जल्दी, ध्रुवों पर जाएंगे तो वायु दबाव कैसा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? क्योंकि हम लोग वायु दाब की बात कर रहे हैं तो दबाव की ही बात करेंगे। ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, वायु दाब बढ़ता है, बढ़ेगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर कम है तो सीधी सी बात है दबाव ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा।
क्लियर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने कल एक फोर्स पढ़ा था जिसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस प्रभाव पढ़ा था ना कल। इसका मतलब क्या था, मैं रिवीजन में जो है इसको एक बार आपको बता दूं, रिकॉल करा दूं कि जो कोरियोलिस इफेक्ट था उसका मतलब ये था कि जो नॉर्थ गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, उसमें जो हाँ हवाओं की डायरेक्शन जो होती है वो कम मतलब जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में मैं अब ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि कैसे है, ये आप लोगों ने आप पीछे देख चुके हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। यानी जैसी हवा चलनी चाहिए नेचुरली, उस नेचुरली हवा के विपरीत में ये चलती हैं, विपरीत चलने लगती हैं। क्यों चलती हैं? विपरीत हवा का रुख होता है, हवा विपरीत हवा चलती है। किसके विपरीत चलती है? जैसी चलनी चाहिए, यानी में चलनी चाहिए का मतलब मूल दिशा के विपरीत में चलती है। जो उसकी मूल डायरेक्शन होगी उसके विपरीत चलती। तो क्यों चलती है मूल डायरेक्शन के विपरीत? तो आपको पता होगा क्या, आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वी की जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर है। पृथ्वी की जो गति है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। और इस घूर्णन गति, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। और आपको पता है ये चीज कि जो भूमध्य रेखा है इसकी डिस्टेंस ध्रुवों की डिस्टेंस की अपेक्षा कम होती है। जब डिस्टेंस कम होगी इसकी अपेक्षा, तो आपको पता होगा पृथ्वी ऐसे घूम रही ना, ऐसे, तो हवा ऐसे चलनी चाहिए, लेकिन हवा ऐसे नहीं चल के हवा चलती है ऐसे। और नीचे हवा कैसी चलनी चाहिए ऐसे चलनी चाहिए, और यहां पे चलती है इस तरह से। क्लियर हो गया? अपनी मूल डायरेक्शन से ये क्या है, भटक गई। ये मूल डायरेक्शन थी इसकी, और ये उसकी कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से अब जो गति कर रही है। खैर ये तो आपको क्लियर है। तो ये 4 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है हमने देखा अभी, फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा वो है वायु दाब, यानी अधिक दाब से कम दाब की ओर हवा चलती है। और फिर हम लोगों ने देखी ताप, अगर ताप ज्यादा है किसी क्षेत्र में तो दबाव कम होगा, घनत्व भी कम होगा। अगर ताप कम है तो इसका मतलब दाब अधिक होगा और घनत्व अधिक होगा। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, यानी मैं इसको दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर, निम्न से उच्च की ओर जाने पर दाब कैसा होता है, दाब बढ़ता है, वायु का दाब बढ़ता है। क्लियर? फिर हम लोगों ने कोरियोलिस इफेक्ट समझा था। ये तो कल एक पूरा टॉपिक था। तो ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जो है क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। आई होप इट इज क्लियर। यहां तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कटिबंध पे। आप लोगों ने कटिबंध तो देखे हैं ना, जाने हैं कटिबंध। तो ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो इस पृथ्वी के ओश, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीच से जाती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। फिर इसके बाद जो दूसरा जोन है वो है हमारा 23.5, 23.5 डिग्री, और ये हमारी कर्क रेखा। यही दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है, वो है हमारी मकर रेखा, है ना। क्या है हमारी मकर रेखा है।
वो है हमारी मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद 66.5 डिग्री यहाँ पे मिलेगी आपको। ये है हमारी आर्कटिक वृत्त, ठीक है। और उसके बाद ये ध्रुवी, यहाँ पे ये आर्कटिक वृत्त, और नीचे थोड़ा सा मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा इसके लिए पृथ्वी को, और वो हमारा हो जाएगा अंटार्कटिक सर्कल। और उसके बाद आपको मिल जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये ऐसे, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव और जो उत्तरी ध्रुव है ये होते हैं हमारे 90 डिग्री पे। इट इज क्लियर यहाँ तक। अब देखें, आप लोगों ने ये जो था, ये वाला पट्टी हम लोगों ने जो पढ़ी थी, ये पूरी जो वाइट वाइट से मैं कर रहा हूँ, ये हमारा कौन सा जोन था? ये हमारा जोन था भूमध्य सागरीय या विषुवत रेखीय क्षेत्र, यही था, विषुवत रेखीय क्षेत्र था ये हमारा। और उसके ऊपर जो है वो था हमारा उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, 66.5 वाला, 23.5 से 66.5। बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। और उसके ऊपर जो था वो था हमारा शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और ये हमारा था ध्रुवीय क्षेत्र। इसकी हम लोगों ने शायद बात नहीं की थी, इसमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ नेसेसरी है। तो ये हमारे कटिबंध थे। मैंने कहा ये कटिबंध किसके आधार पे है? ये ताप के आधार पर है। लेकिन अब हम लोग कर रहे हैं वायु दाब के आधार पर पेटियां बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या बना रहे हैं? पेटियां बना रहे हैं वायु दाब के आधार पर। अब मुझे बताओ कि ये जो भूमध्य रेखा है, ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है, इस पर जो वायु का दबाव होगा वो उच्च वायु दाब होगा या निम्न वायु दाब होगा? मुझे अभी कमेंट करें प्लीज। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इसको कमेंट करने में। जो व्हाइट वाली पट्टी है उसमें उच्च वायु दाब बनेगा या निम्न वायु दाब बनेगा? इस पट्टी में भूमध्य रेखी पट्टी यानी उष्ण कटिबंधीय, आपको पता है उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, उस कटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा दाब बनेगा, उच्च दाब या निम्न दाब? प्लीज मेक अ कमेंट फास्ट। आई एम वेटिंग। अब आपका काम ज्यादा है क्योंकि हम देखें तो रिवीजन हो रहा है कि नहीं, काम चल रहा है आप लोगों का। निम्न दाब बनेगा, वेरी गुड। निम्न वायु, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। यदि ईमानदारी से जवाब दिया तो बहुत 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 अच्छा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये कौन सा क्षेत्र होगा? ये होगा कौन सी पेटी होगा? तो उष्ण कटिबंधीय मैं इस तरफ नहीं, मैं इस तरफ लिखना चाहता हूं, राइट हैंड पे। सोची समझी इसके पीछे रणनीति है। ये बनेगी आपकी उष्ण कटिबंधीय। आप समझ गए ना, फ्रॉम 23.5 इधर 23.5 इधर, ठीक है। हाँ, उष्ण कटिबंधीय, या हम कह सकते हैं इसको, मैं एग्जैक्ट जो नाम दूं, मैं एग्जैक्ट नाम दे रहा हूं। वैसे तो उष्ण कटिबंधीय कटिबंध के आधार पर है ना, ये उष्ण ताप के आधार पर, और हम लोग दाब के आधार पर देख रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे भूमध्य या विषुवत रेखीय किस तरह का दाब बनेगा इसमें? निम्न दाब। तो निम्न दाब पेटी, निम्न
दाब पेटी। आपको पता है ना यहाँ पे निम्न दाब क्यों बनना, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं ऑलरेडी पहले। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, क्लियर? ठीक है। अब ये जो येलो वाली है, येलो वाली जो येलो वाली पट्टी है, इस पट्टी का हम लोग जानते हैं कि यहां पर उपोष्ण कटिबंध है। अगर उपोष्ण कटिबंध है तो इसका मतलब कौन सा यहाँ पे दाब यहाँ पे कम होगा या ज्यादा होगा? यहाँ पे दाब कम होगा या ज्यादा होगा? नीचे वाली पट्टी से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? प्लीज मेक अ कमेंट। ये तो निम्न दाब की पट्टी बनेगी, इसके ऊपर वाली किस दाब की पट्टी बनेगी, निम्न या उच्च दाब? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो फिर मैं कह रहा हूं, फिर से फंसोगे नहीं। येलो वाली पट्टी पे कौन सा दाब रहेगा? ज्यादा होगा। दैट्स गुड। तो मैं इसे दे सकता हूं नाम, जो येलो वाली पट्टी है मैं उसका नाम दे रहा हूं। दोनों तरफ यहां भी होगा वो पट्टी और यहां पे भी है, दोनों पट्टी का नाम मैं एक जगह ही लिख रहा हूं। उसका नाम बनेगा, कौन सी ये जोन है? तो ये है उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब पेटी। क्लियर? ये येलो वाली है, ये जो है वो येलो वाली है। इस पट्टी का जो नाम लिख रहे हैं वो हम येलो वाली पट्टी का नाम है। अब बताओ, जो पिंक वाली आपको दिख रही है, ये वाली कौन सी पट्टी रहेगी? इसमें दाब कैसा रहेगा? वायु दाब कम वायु दाब या अधिक वायु दाब? कम वायु दाब या अधिक वायु दाब? प्लीज आता है? ज्यादा। वेरी गुड, अगेन वेरी गुड। ये है हमारी, अभी ये वाली ध्रुव है ना। अच्छा पहले मैं इसकी बात करूं, एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन। आपने आंसर तो बता ही दिया है वैसे भी इसका। जो ये ग्रीन वाला है ना पोलर, जिसे हम लोग ध्रुवीय बोलेंगे, तो यहाँ पे जो वायु दाब बनेगा ये उच्च वायु दाब बनेगा या निम्न वायु दाब बनेगा? आप लोग तो बता ही रहे हैं। यहाँ पे हमारा बन जाएगा ध्रुवीय। मैं दोनों जगह है, ये दोनों जगहों का नाम एक जगह लिख रहा हूं, ध्रुवीय उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब पेटी। क्लियर? ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। और आपने जैसे कि बताया, जो ये पिंक वाली है यहाँ पे उच्च वायु दाब बनेगा, है ना? और इसको हम लोग, अच्छा इसको ध्रुवीय कहते हैं तो हम लोग इसको उपध्रुवीय कह सकते हैं। उपध्रुवीय कहते ही हैं इसको नाम, जैसे शीतोष्ण कटिबंध में आता, शीत कटिबंध में आता ना ये, तो इसको हम लोग उपध्रुवीय नाम भी देते हैं। तो उपध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, उच्च वायु दाब पेटी। बस यहीं पे खेल है। जो समझना था आपने वो समझ लिया है। खेल समझना है यहाँ पर उपध्रुवीय वाला, यानी ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय से नीचे वाला उपध्रुवीय है ना, यहाँ पर खेल आपको समझना है। यही गेम है, बाकी आप पूरा क्लियर आप समझ चुके हैं। इसको समझाने के लिए मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, या यहीं समझा सकता हूँ, ऐसा कोई टफ नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको? क्या बताया था आपको? ये बताया था कि ये जो पोलर सिस्टम है, जो पोल है, यहां पर वर्क, ये देखो आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उपोष्ण किया है, उसके बाद जो है उपोष्ण कटिबंधीय यानी येलो वाला, और जो व्हाइट वाला, और उसके ऊपर आपने हरा वाला यानी ग्रीन वाला यानी ध्रुवीय, ध्रुवीय जोन को, ध्रुवीय क्षेत्र को, उपोष्ण क्षेत्र को और जो विषुवत क्षेत्र को आपने किसके आधार पर बताया कि वायु दाब कम होगा? आपने किसके आधार पे बताया कि वायु दाब यहाँ पे कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा? किसके आधार पे बताया? आपने बताया ताप के आधार पर, ठीक है?
बिल्कुल सही है, बताना भी चाहिए और होता भी है। ताप, ताप जनित जिसे कह सकते हैं हम, ताप जनित। ये जो लिखा है ना वाइट वाइट से, जो भी, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर इसमें एक दूसरी कंडीशन वर्क कर रही है, ये है सब ताप जनित। कौन कौन सी? उपोष्ण आपने बताया, सबसे पहले आपने विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब बताया, क्योंकि यहाँ पे ताप ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे निम्न दाब की पेटी बनेगी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपने जो येलो वाली है उसको देखा, आपने कहा कि इससे ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, दाब यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें थोड़ी कम तिरछी पड़ेंगी, जिसके हिसाब से कहेंगे हम यहाँ पे उच्च वायु दाब बनेगा, बिल्कुल ठीक है, उच्च वायु दाब पेटी बनेगी। और आपने जो ग्रीन वाली पट्टी है यानी ध्रुव वाली जो है, आपने बता दिया कि यहाँ पे तो बहुत ही उच्च वायु दाब पट्टी बनेगी, बिल्कुल ठीक है। और उसके आधार पे ही आपने बताया कि उपध्रुवीय जो वायु दाब पेटी है उसमें भी उच्च वायु दाब बनेगा, ताप के आधार पर, बहुत ध्यान से समझिएगा, ताप के आधार पर। लेकिन एक आप पढ़ रहे हैं इतनी देर से कोरियोलिसिस इफेक्ट, कोरियोलिसिस इफेक्ट, और वो इफेक्ट क्या करेगा, यहां पर बन रहा है उच्च वायु दाब, यहां पर क्या बन रहा है, उच्च वायु दाब बन रहा है, उच्च वायु दाब बन रहा है। लेकिन कोरियोलिसिस इफेक्ट क्या करता है कि जो यहां की वायु है उसको खींचकर वो नीचे ले जाता है, तभी तो यहां पे उच्च वायु दाब बन रहा है, इसीलिए यहां पे उच्च वायु दाब बन रहा है, यहां की वायु खींच के वो नीचे ले गया है, तो यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब वायु दाब यहां पे कैसा बनेगा, यहां पे वायु दाब कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा वो निम्न वायु दाब। क्या बन जाएगा, निम्न वायु दाब, और किसकी वजह से, कोरियोलिसिस इफेक्ट की वजह से। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कौन सा जोन होगा, तो ये जोन होगा मेरा, जस्ट अ सेकेंड, ये होगा हमारा उपध्रुवीय निम्न वायु दाब का क्षेत्र, निम्न वायु दाब। क्यों होगा, क्योंकि यहां की जो वायु, यहां पे उच्च वायु दाब बन रहा है ना। अब आप एग्जाम्पल याद करने की कोशिश कीजिएगा, फैन की, पंखा, पंखा जो सीलिंग फैन इस टाइप से लगा हुआ है वैसे घूम रहा है, तो क्या किया उसने कि जो किनारों की हवा है उसको खींच के सेंटर पे ले आएगा ना, खींच के सेंटर पे ले आएगा, तो वही तो ले आया, ये यहां से उठा के ये उच्च वायु दाब बन रहा था उपोष्ण कटिबंध में, तो वहां पे वायु ले गया, और या फिर उसने नीचे फेंक दी वायु को, तो यहां पे जो उसने क्षेत्र क्रिएट कर दिया, ये क्या हो गया, यहाँ पे वैक्यूम एक तरह से निर्वात हो गया, हवा कम हो गई। जब दाब कम हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा क्षेत्र बन जाएगा, निम्न वायु दाब। घनत्व तो कम कर दिया ना उसने वायु की, वायु का जो घनत्व यहाँ पे डेंसिटी बन रही थी उसको कम कर दिया, कोरियोलिसिस इफेक्ट। तो सारे जो है ये तापजनित है पट्टी, ये तापजनित पट्टी है, ये तापजनित पट्टी है, तो ये वाली जो है आपकी दाब जनित पट्टी होगी। कैसी होगी, दाब जनित। और कौन सा दाब पड़ रहा है, कोरियोलिसिस इफेक्ट, दाब जनित। क्लियर है यहां तक, प्लीज बताएं मुझे, ये साफ है या बिल्कुल साफ हो गया। पर आपने अभी बोला पोलों पे टेम्परेचर कम होता, हाँ बिल्कुल मैंने बोला, बिल्कुल बोला, मैं कब मना कर रहा हूं, मैंने तो बोला पोल पे टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम है, दाब ज्यादा बन गया, दाब ज्यादा बन रहा था, दाब बिल्कुल ज्यादा बन रहा था। यदि दाब का मतलब क्या है, घनत्व, तो वायु बहुत ज्यादा बन रही थी, और बन रही थी, यदि पृथ्वी कैसी होती, पृथ्वी स्थिर होती, पृथ्वी की मूवमेंट बहुत स्लो होती, आराम से होती, पर वर्क कर रहा है इसमें कोरियोलिसिस इफेक्ट, कोरियोलिसिस इफेक्ट, इसकी वजह से वो दाब को क्या कर रहा है, उस दाब जो ज्यादा जो घनत्व हो गया उसको खींच के दूसरी जगह ले गया ना, वो दूसरी जगह। आपको पता है ना कि ये जो क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध में ये आगे की ओर ढकेलता है दबा, यानी राइट क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध से ये एंटी क्लॉकवाइज हवा को उठा के नीचे फेंक रहा है, ये उठा के ये राइट क्लॉकवाइज में, कौन, कोरियोलिसिस। जब कोरियोलिसिस इफेक्ट फेंक रहा है, हाँ था वो वाले रूल नहीं लगेगा, टेम्परेचर किलोमीटर दाब ज्यादा, तो फिर वो, हाँ आपको पता है ना ये पृथ्वी लगातार मूव कर रही है, बिल्कुल मूव कर रही है, और मूव कर रही है तो इसका, मूव नहीं कर रही है, मान लो स्थिर है, और अगर स्थिर है तो इसका मतलब वहां पे दबाव ज्यादा होगा, होगा ना, क्योंकि हम लोग ताप के आधार पे देख रहे हैं, सारी चीज ताप के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन इस पट्टी में जाके
जो उपध्रुवीय पट्टी में जाके मैंने बताया ना, ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर इसका इम्पैक्ट कम होता है। मतलब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ध्रुवों की जो लाइन है, जो परिधि है वो ज्यादा है, और यहाँ की परिधि कम है, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, पोल्स पे पड़ेगा ना इसका इम्पैक्ट। हाँ, तो ये चीज ये यहाँ फेंक देगी, यहाँ की जो वायु दाब ज्यादा बन रहा है वो क्लॉकवाइज में फेंकेगी, और यहाँ की एंटी क्लॉकवाइज में जब जब यहाँ की वायु को यहाँ फेंक देगी, यहाँ की वायु को यहाँ फेंक देगी, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे निम्न वायु दाब हो जाएगा ना। यहाँ पे जब निम्न वायु दाब हो जाएगा, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो उपध्रुवीय पट्टी होगी वायु दाब की, वो निम्न वायु दाब की पट्टी होगी। और ये पट्टी किस पर आधारित है, ये पट्टी आपकी ताप जनित ना होकर दाब जनित पट्टी हो जाएगी। इट इज क्लियर, अब साफ है। बस मुझे वही समझाना था, उसी के लिए मुझे कोरिलेसिस पहले चलना पड़ा था। आपको याद होगा इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी वो कोरिलेसिस पे ली थी। ठीक है, ठीक है, एक बार मुझे बता दें। CW आएगी नीचे से एंटी, हाँ वो आप देख चुके हैं। हाँ, आगे चलेंगे तब पता चलेगा आपको, आगे चलेंगे हम तब पता चलेगा, अभी तो हवाएं शुरू हुई हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। देखें, तो हम लोगों ने वायु दाब की 7 पेटियां देखी। नाम मैं अब लिख रहा हूं 1 by 1, पहले मैं समझा रहा था, अब मैं नाम लिख रहा हूं। 7 पेटियां देखी, उसको मैं भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। 2 टाइप की आपने देखी, एक थी ताप जनित और दूसरी है दाब जनित। दाब जनित, ठीक है, दाब जनित। तो ताप जनित जो पट्टी है उस पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, सूर्य के ताप का, सूर्य के ताप का पड़ रहा है। और जो दाब जनित पट्टी है उन पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, कोरियोलिस का, कोरियोलिस इफेक्ट। तो ताप जनित जो पट्टी है आप देखें पीछे कौन कौन सी है, एक तो विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी फर्स्ट, तो पहली मिलेगी मुझे विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। फर्स्ट, टोटल 7 पेटियां हैं, अभी आपको नाम सब मिल जाएंगे। दूसरी फिर हम लोगों ने देखी है ध्रुवीय, यहां पे भी ताप का इफेक्ट है ना, ताप के आधार पे तो मैंने किया ना। तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, उच्च दाब पेटी। और आपको पता है कि ध्रुव हमारे 2 हैं, तो मैं यहां पे लिख दूं उत्तर ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, और तीसरी मैं कर सकता हूं दक्षिण ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, उच्च दाब पेटी। क्लियर यहां तक? और इसमें देखो, ये तो आपने कर दी। अब ये देखो, आपने जो उच्च दाब कहां गया, एक तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, ये जो उपध्रुवीय, इस पे मेरा किसका प्रभाव पड़ रहा है, उपध्रुवीय निम्न दाब, कोरियोसिस, कोरियोसिस का इफेक्ट पड़ रहा है। और यहां की हवा फेंक कहां रहा है, नीचे वाले में जस्ट, और यहां वाली इस वाले में। क्लॉकवाइज देखो और इसको एंटी क्लॉकवाइज देखो, तो ये किस जोन में फेंक रहा है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। उच्च का मतलब ये और उच्च बना दे रहा है ना उसको, उच्च तो है पहले से ही ताप पर आधारित, लेकिन कोरियोसिस के कारण और ज्यादा उच्च हो गई। तो ये दोनों पेटियों पर इंपैक्ट किसका पड़ रहा है, कोरियोसिस यानी दाब का इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये दोनों पट्टियां कौन कौन सी हैं, अगर मैं बात करूं तो पहली मिलेगी मुझे उपोष्ण, मैं सीरियल से लिख दे रहा हूं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। और ये दोनों कौन कौन सी, ये 2 हो जाएंगे, 1+2 में कर दूंगा इसको, दोनों कौन सी, एक तो नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो मैं इसका नाम दे सकता हूं उत्तरीय
यह है ना, उत्तरीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, और दूसरी का नाम दे सकता हूं मैं दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। और जो तीसरी और चौथी जो होगी वो तो आपको पता ही है, उपध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। यहां पे निम्न दाब बना देगी ना, और इसी निम्न दाब ने इसको उच्च दाब, अधिक उच्च दाब बनाया है, तो यहां पे हो जाएगी उप निम्न दाब पेटी। और ये दोनों कौन सी, उत्तरीय निम्न दाब पे, उत्तरीय उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी और दक्षिणीय उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। तो देखो इधर 7 हैं और इधर 3 है, तापजनित में 3 पट्टियां हैं और यहाँ पे 4, 1 2 3 4, तो टोटल कितनी होगी 7। मैं फिर से एक बार क्लियर करा दूं, देखो ये, हाँ कितनी सारी पट्टियां हैं, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, वो उत्तरी दक्षिणी हो गया बस, और कुछ नहीं है। 7 पेटियां हैं टोटल, 7 पेटियां उत्तरी दक्षिणी हो गई, बाकी सब तो आपने देख ही लिया है। देखो यहां पर क्या था, टेम्परेचर पड़ रहा था, ये तो ताप जनित हो गई। और यहाँ पे भी आपने टेम्परेचर के ही आधार पे बताया, ध्रुवी पे, ध्रुव पे भी ताप पे ही आधार पे बताया ना आपने कि उच्च दाब बनेगा, और ताप पे ही आधारित आपने विषुवत-रेखीय निम्न दाब की भी बात की। फिर क्या हुआ, फिर हम लोगों ने जो उपध्रुवीय पट्टी देखी निम्न, वहां पे निम्न वायु दाब बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे बनना वैसे उच्च वायु दाब चाहिए था, लेकिन कोरियोलिसिस जो इफेक्ट था उसने इसको जस्ट अपोजिट कर दिया, क्योंकि यहाँ की हवा उठा के नीचे फेंक दी इसने। जब यहाँ की हवा उठा के नीचे फेंक दी तो यहाँ पे निम्न वायु दाब बन गया। तो पहला निम्न वायु दाब बन गया उपध्रुवी पे, और यहाँ की हवा जो फेंकी है वो फेंकी है उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, तो वहां पे जो है आपका कौन सा दाब बन जाएगा, उच्च वायु दाब बन जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो है 7 पट्टियां आपकी हैं। तो पहली जो पट्टी है वो मैंने ताप जनित बताई, उसमें 3 पट्टियां हैं ताप जनित, विषुवत रेखीय, उपध्रुवीय, उच्च दाब पेटी, जो सॉरी उपध्रुवीय मेरे मुंह से निकल गया, उत्तर ध्रुवीय, और जो दूसरी है वो है दक्षिण ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। और वहीं मैं बात करूं जो ताप जनित, तो ये 3 पट्टियां थी, 4 जो पट्टियां हैं वो मेरी दाब जनित है, और दाब किसकी वजह से पड़ रहा है, कोरियोलिसिस इफेक्ट की वजह से। तो उसमें जो है पहली जो पट्टी है वो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। उपोष्ण कौन सी है, उत्तरी गोलार्ध की, और उसी में दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध की जो है उपोष्ण कटिबंधीय पट्टी, 2 पट्टियां, और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न दाब और दक्षिणी में उपध्रुवीय निम्न दाब। क्लियर है, ये क्लियर है ना पेटियां, ये बोर्ड पे थोड़ी आ नहीं पा रही ना, इसलिए वो ज्यादा कंजस्टेड हो गई हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है। नाम कुछ नहीं, बस नाम में दक्षिण और उत्तर जोड़ देने। वैसे तो पट्टी एक ही है, जब उत्तर दक्षिण जोड़ देते हैं तो वो 2 हो जाती हैं पट्टियां, समझ रहे हो ना, बस इतना ही खेल है। हम्म इतना क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आया। मैं आगे चलूं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, फिर मैं एक एक पट्टी को लेकर थोड़ा एलेबोरेट करूंगा उसको। बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जो पेटियों का विभाजन किया गया है, पेटियों का विभाजन देखा ना आपने, 7 पेटियां, तो जो पेटियों का विभाजन किया गया है वो किया है 5-5 डिग्री अक्षांशों पर। कैसे, अभी देखेंगे हम लोग, लिख दो पहले। हाँ, जो पेटियों का विभाजन है ये जो है 5-5 डिग्री अक्षांशों पर है। थोड़ा ही आया, थोड़ा कैसे आ सकता है यार, मैंने तो इतना डिटेल में बताया है फिर भी थोड़ा आ रहा है। आप दोबारा से देखिएगा, है ना, फिर और ज्यादा आ जाएगा। तो 5-5 डिग्री पर क्यों है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, देखें आप, यहाँ पे जाएं,
कहाँ पे मैंने बताया था, शायद वो मैंने इरेज कर दिया वो वाला पेज, शायद शायद इरेज कर दिया। देखें क्यों है ऐसा, वो इसीलिए है क्योंकि मैंने बताया ना, ये दाब, वायु दाब की बात चल रही है ना। अगर इनका जोन एक ही बड़ा सा जोन कर देंगे अगर हम, तो इसका मतलब क्या होगा, सब जगह दाब कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दाब जब इक्वल हो जाएगा, दाब समान हो जाएगा, तो इसका मतलब हवा कैसी है, हमें बहुत महसूस ही नहीं होगी, स्थिर हो जाएगी ना हवा, सभी जगह दाब इक्वल हो जाएगा। सभी जगह दाब जब बराबर हो जाएगा तो हवा में महसूस कैसे होगी, हवा तो महसूस तब होती है ना जब कम ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, तभी तो महसूस होगा। और फ्लक्चुएशन हो तो इसीलिए हमने उसको 5-5 डिग्री अक्षांशों पर डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश की, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने, है ना। साइंटिस्ट का मतलब जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने, ये मत कर देना कि मैंने जो है कोई ऐसा किया है। तो देखें जरा, पहले मैं बात बता दूं, फिर से मैं बताऊं क्यों किया है इसको, मैं फिर से बताऊं, ये बात बैठ जानी चाहिए कि 5-5 डिग्री पे आखिर क्यों हुआ है। रटना नहीं है कि डिग्री 5-5 डिग्री अक्षांशों पर जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्यों हुआ है ये रीजन पाना चाहिए पहले। तो ये फिर से बताऊं मैं, फिर से बताऊं मैं इसको, हाँ फिर से बताऊं, फिर से बता रहा हूं मैं। देखो एक ये डिग्री अक्षांश है, ये कुछ डिग्री अक्षांश है, ये कुछ डिग्री अक्षांश है, ठीक है। मैं ये कर दिया 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, सब 5, ये 5 है तो ये 5 मिलके 10 बन जाएगी, ये 15 डिग्री है ना, 5 10 15 इस तरह से। मैंने कहा क्या किया कि ये एक अक्षांश ले लिया, इस बीच का एक अक्षांश ले लिया 5 डिग्री का, तो बताओ यहाँ पे दाब ज्यादा होगा, यहाँ पे दाब इस पट्टी में कम होगा, नीचे वाली पट्टी में कम होगा, ऊपर वाली पट्टी में ज्यादा होगा। जब दाब ज्यादा होगा तो आप बताओ, दाब अधिक दाब से कम दाब की ओर चलेगी ना वायु, तो हमें महसूस होगी ना यहाँ पे वायु कि हाँ वायु चल रही है। और अब सोचो मैंने ये बड़ी सी पट्टी ले ली, ये बड़ी सी पूरी पट्टी ले ली, अब क्या दाब महसूस कर लेंगे, वही बात है। इसीलिए मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग 5-5 डिग्री अक्षांशों पर। अभी आप देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो देखो फिर पहली याद करो, पहली पट्टी कौन सी थी, सबसे पहली पहली पट्टी तो आपको क्लियर ही होगी ना, 0 डिग्री वाली, 0 डिग्री से, वो क्या नाम है उसका, विश्वत, विश्वत रेखीय, विश्वत रेखीय निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब आपको पता ही चल गया क्योंकि ये कौन सा जोन है, विश्वत रेखीय जोन है, निम्न वायुदाब पेटी। आप याद करने की कोशिश करो, इससे पहले जब मैंने कटिबंध बताए थे तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री थी ना, और विश्वत रेखा मैंने कितनी मानी थी, 0 से 5 डिग्री तक की विश्वत रेखा मानी थी ना मैंने, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, दोनों गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से 5 डिग्री जाएंगे और दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से 5 डिग्री जाएंगे, तो ये हमारा जो क्षेत्र बनेगा, ये कौन सा क्षेत्र होता था, विश्वत रेखीय क्षेत्र होता था ना। तो वही विश्वत रेखीय क्षेत्र यहाँ पे किस टाइप की दाब, वायु दाब किस प्रकार का बनेगा, निम्न वायु दाब बनेगा। तो वही मैं कह रहा हूं, जो निम्न वायु दाब पेटी है विश्वत रेखीय है, और जो विश्वत रेखीय है वो 0 से 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री चाहे कोई भी जोन में ले लो, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, और 0 से 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। पतली पतली पट्टियां समझ लो, ये पतली पतली पट्टियां हैं, कटबंध की तरह मोटी भारी पट्टियां नहीं, जैसे उसमें तो काफी चौड़ी पट्टियां होती थी, इसमें पतली पतली पट्टियां। तो टोटल कितने अक्षांश हो गए, 10 डिग्री, टोटल 10 डिग्री हो जाएगा ना। अगर ये 0 डिग्री है, ऊपर 5 डिग्री, नीचे 5 डिग्री, तो पूरा टोटल ये कितना हो जाएगा, 10 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो पहली ये विभाजन हो गया। दूसरी पट्टी जो है वो नाम बताओ आप लोग, उपोष्ण कटबंध की। उपोष्ण कटबंध में कौन सी पट्टी बने, दाब कैसा बनता है यहाँ पे, उच्च वायु दाब। और ये किस के आधार पर ये पट्टी का निर्माण हुआ है, तो दाब के आधार पर, दाब जनित पट्टी है ये,
तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब पेटी 5-5 डिग्री पे चल रहे। अब मुझे बताओ कि उपोष्ण कटिबंधी हमारा जो है 23.5 होता, तो मैं मोटा मोटा 30 डिग्री से 35 डिग्री ले रहा हूं। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ये दोनों गोलार्धों में होता है ना उपोष्ण कटिबंधी, तो मैं उत्तरी गोलार्ध, और 30 डिग्री से 35 डिग्री ही दक्षिणी गोलार्ध की बेल्ट, ये दोनों बेल्ट ये मेरी यहाँ पे 10 डिग्री हो गई। देखो 30 से 35 5 डिग्री है ना, उत्तरी गोलार्ध में भी 5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में भी 5 डिग्री, टोटल 10 डिग्री यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो 10 डिग्री की बेल्ट जो है वो मेरी उपोष्ण कटिबंधीय बेल्ट है। तीसरी कौन सी पट्टी है, तो तीसरी पट्टी आपको पता चलेगा उपध्रुवी, ये कोरिलेसिस इफेक्ट उपध्रुवी दाब जनित पट्टी है। और दाब जनित है तो यहाँ पे कौन सा दाब बन रहा था, निम्न वायु दाब, तो उपध्रुवीय निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब पेटी। और अगर ये है तो इसका जवाब में 66.5 पड़ा है, तो मैं 60 ले रहा हूं। 60 डिग्री से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, टोटल 5-5 डिग्री, यानी 10 डिग्री तुम्हारी ये भी बेल्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद तीसरी और आखिरी में ले रहा हूं जिसका नाम है ध्रुवीय, ध्रुवीय पट्टी है ना, ध्रुवीय उच्च वायु दाब, ये दाब जनित ताप जनित पट्टी है हमारी, उच्च वायु दाब पेटी। और ये मैं ले रहा हूं 80 डिग्री से 90 डिग्री तक। 90 डिग्री हमारा लास्ट होता है, 80 डिग्री से 90 डिग्री ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। यहाँ 5 डिग्री 5 डिग्री, यहाँ पे टोटल 10 डिग्री की बेल्ट मुझे यहाँ पे मिलती है। क्लियर है? तो ये हमारी जो है ताप पर आधारित और दाब पर आधारित जो पेटियों का विभाजन 5-5 डिग्री पे, जो अक्षांशों पर 5 डिग्री अक्षांशों पर जो किया गया 5-5 डिग्री, उनका मैंने स्वरूप देखा यहाँ पे। मैं इसको एक नेक्स्ट पेज में डायग्राम में बता दूं इसको। ये हमारी पृथ्वी, ओह पूरा मिट गया। ठीक है, देखो ये आपकी 0 डिग्री है, 0 डिग्री। जो पहली पट्टी है, आप अभी आपने अगर लिखा होगा तो आप देखें, जो पहली पट्टी है वो 5 डिग्री है ना, 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। कौन सी है, विषुवत रेखी। आपको पता है यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता, तो इसका मतलब क्या हो गया, विषुवत रेखी उच्च वायुदाब, देखो देखो पता नहीं कैलकुलेट कर पाए होंगे, निम्न वायुदाब, उच्च निम्न वायुदाब बनेगा ना। मैंने बोला उच्च वायुदाब तो अपने से बोल दिया हाँ उच्च वायुदाब, ऐसा तो नहीं हुआ ना। निम्न वायुदाब बेटी 0 से 5 डिग्री में यहाँ पे लिख दूं, 5 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद फिर जो दूसरी बेल्ट है, आपको पता है कि यहां से मेरी 30 डिग्री में मान ले रहा हूं उपोष्ण कटिबंध की। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने उपोष्ण क्यों बोला है ना। 30 से 40 डिग्री के आसपास होती थी ना ये, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री जो है मैंने ले ली, जो पट्टी है ये है आपकी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु ताप। और वही मैंने कहा इसको दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ देखो 5 डिग्री हुआ ना, हमें टोटल 10 डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे भी तो दक्षिणी गोलार्ध में भी तो होगा एक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री से 45 डिग्री हमारा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये। 30 से 35 डिग्री उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे उच्च वायुदाब, यहाँ पे निम्न वायुदाब, ठीक है।
उसके बाद फिर मैंने कहा 66 डिग्री से 66.5 पे मिलती है, तो 60 से मैंने 65 डिग्री कर दिया। ये आपका उपध्रुवीय हो गया और ये बनता है आपका निम्न वायु दाब, कोरिलेसिस इफेक्ट, निम्न वायु दाब। ठीक वैसे ही हम दक्षिणी प्लेट में देखेंगे तो दक्षिणी में भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा निम्न वायु दाब, जो कि 60 डिग्री से 65 डिग्री है, और यहाँ पे भी 60 डिग्री से 65 डिग्री, दोनों गोलार्धों में है ना। और लास्ट में मेरा 80 डिग्री से या 85 डिग्री से या 90, 85 डिग्री से 90 डिग्री जो है वो मेरा 85 से 90, तो ये 5 डिग्री हो गया ना, तो दक्षिणी गोलार्ध, तो मेरा ये ध्रुवी और निम्न वायु दाब बनेगा। यहाँ पे उच्च वायु दाब बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उच्च वायु दाब, और ये भी आपका उच्च वायु दाब, ठीक है। तो ये हमारे क्षेत्र होते हैं, किसके आधार पर, ये हमारे क्षेत्र हैं पट्टियों, जो वायु दाब है उसके। तो आपको पता है ये जो है दाब जनित है, ये दाब जनित है, और ये ताप जनित है, ये ताप जनित है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, बस मैंने वही बनाए। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो पहला निम्न आप याद कर लो, निम्न से ऊपर जाएंगे तो उच्च, फिर निम्न, फिर उच्च, निम्न उच्च निम्न उच्च, निम्न उच्च निम्न उच्च, आपको ऐसे याद हो जाएगा अगर ट्रिक बनाना चाहते हैं। क्लियर? तो मैंने इसको यहाँ पे आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं 1 by 1, यानी पहली लेते हैं। हाँ, समझ में आया इतना? कनेक्शन कुछ डाउन हुआ है? सब लोग बताएं, ठीक है ना यहां तक? सब लोग बताएं इसको, ठीक है। नाम भी लिख दे रहा हूं मैं। ये हमारी जो थी वो थी विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय, सामने से मिला लेंगे तो उच्च वायुदाब पेटी, और ये मेरी हो जाएगी उपोष्ण, उत्तरी है ना, तो उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, नीचे हो जाएगी दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इसको बोलेंगे। फिर तीसरी जो पट्टी है वो है उपध्रुवीय, उपध्रुवीय, उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, दक्षिणी ध्रुव निम्न वायुदाब पेटी, और सबसे नीचे में यहाँ पे सबसे नीचे लिख दूंगा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो फिर मैं फर्स्ट पेटी ले रहा हूं, जो हमारी फर्स्ट बेल्ट है वो है हमारी फर्स्ट, जिसका नाम है विषुवत रेखी, विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। आपको पता है ना यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा पड़ता है, इसलिए यहाँ पे निम्न वायुदाब बन गई। और आपको पता है ये तापीय प्रभाव की पेटी है, ताप जनित है, ताप का प्रभाव से ये बेल्ट बनी है, जिसका अक्षांश कहां से कहां तक है, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ की हवा होगी, बताओ मुझे, ताप ज्यादा पड़ रहा है तो जो हवा होगी यहाँ की वो किस तरह, जो वायु की जो दिशाएं होती हैं वो दो प्रकार की दिशाएं होती हैं, मैं बता दूं, दो प्रकार से वायु मूव करती है। वायु की दिशा में लिखूं तो ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली है ऊर्ध्वाधर, यानी लंबवत जिसे भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर को हम लोग लंबवत भी कहते हैं, ऊपर की ओर इस प्रकार से। और दूसरी होती है क्षैतिज, वो इस प्रकार से। ये दो प्रकार के वायु की जो दिशाएं होती हैं, अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये जो होती है दो प्रकार की गतियां होती हैं। तो जो विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब है, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर पड़ने की वजह से क्या होती है, ये जो है ऊर्ध्वाधर गति करती है, जिसे हम कह सकते हैं कि हवा की जो दिशा होगी, हवा की दिशा लंबवत या ऊर्ध्वाधर होगी। ऊर्ध्वाधर में लिखते हैं,
ऊर्ध्वाधर, दोनों बात एक ही है, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। और तापजनित तो है ही है, तो पहले ही में लिख दिया, और पता भी है, लिखने से पहले ही पता होगा आपको। और जो दूसरा है, इसका बहुत ही अच्छा नाम इसका कभी कभी पढ़ने को मिल जाता है, इसी जोन को विषुवत रेखीय जो निम्न वायुदाब की जो पेटी है, फ्रॉम 0 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 0 टू 5 डिग्री साउथ, तो इसको ही हम लोग कहते हैं डोल ड्रम। डोल ड्रम, इसे हिंदी में कहते हैं शांत कटिबंध। शांत कटिबंध, शांत कटिबंध इसी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ की हवाएं जो होती हैं बहुत ही शांत होती हैं, कोई उसमें आवाज नहीं होती है, बहुत ही शांत होती है, तो इसीलिए इसको हम लोग डोल ड्रम भी बोलते हैं। डोल ड्रम, हिंदी में उसे शांत कटिबंध भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि डोल ड्रम निम्नलिखित में से कौन सी वायुदाब की पेटी को कहते हैं, ऑप्शन दे देगा, तो देन विषुवत रेखीय जो निम्न वायुदाब पेटी है उसको हम लोग डोल ड्रम या शांत कटिबंध भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी जो है विषुवत रेखीय पट्टी है। अब हम लोग दूसरी पट्टी की बात करते हैं, जो कि मेरी दाब जनित भी है और नाम है उसका उपोष्ण कटिबंधी। उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब है, निम्न उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। आपको इसका विस्तार पता है, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 30 से 35, 30 से 35, क्लियर। तो ये किसकी वजह से बनी, ये ताप जनित थी, ये कोरोलिसिस इफेक्ट है, दाब जनित है। दाब मतलब कोरोलिसिस का पड़ रहा है, कोरोलिसिस इफेक्ट पड़ रहा है। इसी को ही, जैसे इसको डोल्ड्रम कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अश्व अक्षांश। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, इसके पीछे कहानी है, इसलिए इसको अश्व अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है। घोड़ों का अक्षांश जिसे कहते हैं, इसको घोड़ों का अक्षांश। ऑप्शन दे देगा, मतलब क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित रेखा, निम्नलिखित जो वायुदाब की पेटियां उसमें से घोड़ों के अक्षांश वाली पेटियां किन पेटियों को कहते हैं, तो ऑप्शन किन पेटियों को कहते हैं, तो ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको ये टिक लगाना, क्यों कहते हैं, देखो क्या हुआ कि जो पहले नौकाएं जो चलती थी, आपको पता होगा, वो इस प्रकार से पाल जो नहीं लगे रहते, पाल हवा के रुख से जो चलती हैं पाल, तो वो नौकाएं समुद्र में चलती थी इसी पट्टी पे। जब इस पट्टी पे चलती थी, इस बेल्ट पे चलती थी, तो इनका रुख जब नीचे की ओर यानी शांत कटिबंध की ओर हो जाता था, तो क्या होती थी, हवाएं, वहां पे तो शांत कटिबंध है, हवाएं चलती हैं और बहुत ही शांत चलती हैं, बहुत ही, मतलब एक तरह से कहते हैं कि नहीं चलती हैं। शांत चलती का मतलब लगभग नहीं चलती, तभी कोई आवाज नहीं होती है, या बहुत स्लो चलती हैं। तो ये जो पाल हैं वो मूव नहीं कर पाते थे, वजन ज्यादा होने की वजह से इसमें घोड़े वो रखते थे, व्यापार करते थे, तो वो मूव नहीं कर पाते थे। जब मूव नहीं कर पाते तो पाल जो नौकाएं होती वो स्थिर हो जाती थी, लगभग रुक सी जाती थी। तो इनको जबरदस्ती जो है वजन कम करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था, तो इस अक्षांश को उसी के नाम से पड़ा था, अश्व अक्षांश, ठीक है। जो शांत कटिबंध होते हैं, इसमें हवा का दबाव कैसा होता है, निम्न दाब है ना, हवा का दबाव कम है। जब हवा का दबाव कम है तो ये पाल मूव नहीं करेंगे। जब पाल मूव नहीं करेंगे या बहुत स्लो से मूव करेंगे, वजन ज्यादा होने की वजह से, तो लगभग स्थिर ही हो जाएंगे। तो वजन हल्का करने के लिए इसमें से जो घोड़े होते थे वो निकाल के फेंक दिए जाते थे इसमें समुद्र में, ताकि वो नौकाएं, वरना तो सभी घोड़े खत्म हो जाएंगे। थर्ड जो कटिबंध है, जोन है वायुदाब की जो पेटी है, वो है हमारी उपध्रुवीय। उपध्रुवीय, उत्तरी दक्षिणी आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं इसको। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। जब हॉर्स के फेंकना ही था तो लेके क्यों जाते थे? हाँ, अभी उनसे पूछना चाहिए, ठीक है। निम्न वायुदाब पेटी, और आपको पता है ये 60 डिग्री से अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश नॉर्थ और साउथ दोनों में है। नॉर्थ और साउथ, अच्छा यहाँ पे कॉमन सेंस तो आप लगा ही सकते हैं कि जो है इसमें
आपको मैंने कहा ये दोनों होती है ना, नॉर्थ भी होती है साउथ भी, उपोष्ण कटिबंधीय जोन होता है। तो नॉर्थ साउथ 30 से 35 डिग्री है यहाँ पे। तो बताओ, तो घोड़े जब फेंके जाते होंगे तो ये हमारा पृथ्वी है ना, तो इसमें उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में आपको उपोष्ण कटिबंधीय जोन मिलेंगे। ठीक है, तो यहां तो फेंक ही नहीं सकते क्योंकि यहां थोड़े ना समुद्र होते, समुद्र तो इस जोन में होंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध का जरा ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन आते हैं, दोनों ऑप्शन दे दे। अगर ऑप्शन दे दे रहा उत्तरीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण मैं कहूं उच्च वायुदाब, और दक्षिणीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, इनमें से किस को जो है, वैसे इन दोनों को ही हम लोग बोलते हैं, लेकिन घोड़े वाली जो घटना है वो तो समुद्र में होगी ना, दक्षिणी गोलार्ध में होगी। यहाँ पे थोड़े ना 30-35 पे आपको समुद्र मिल जाएंगे, जहां मिलेंगे उसमें ये घटना हो सकती है। जैसे आप अगर ऊपर जाएंगे तो अटलांटिक जो महासागर है उसमें, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा खास। ठीक है, उपध्रुवीय निम्न वायु, अब इस पे आपका इंपैक्ट पड़ता है किसका, कोरिलेसिस, और इससे पहले भी कोरिलेसिस, दोनों पे दाब जनित पट्टी है, तो ये भी हमारी दाब जनित पट्टी है निम्न वायु दाब की। ओ निम्न वायु दाब की दाब जनित पट्टी है, कोरिलेसिस इफेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, 60 से 35 डिग्री 65 डिग्री है। और जो हमारी फोर्थ है, इसको मैं अभी बताना चाहूंगा आपको, कोरिलेसिस इफेक्ट का थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक झलक देना चाहूंगा। और जो फोर्थ है हमारी लास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय सबसे ऊपर पट्टी है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब है यहाँ पे। और आपको पता है ये ताप जनित है, टेम्परेचर के आधार पर उच्च वायुदाब पेटी। और इसका जो अक्षांश का जो वितरण है वो है 85 डिग्री टू 90 डिग्री, नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, इस चीज को मैं सोचता हूँ आगे बता दूं, कोरिलेसिस इफेक्ट क्या होता है, कैसे वर्क कर रहा है, एक बार फिर से मैं बता दूं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, थोड़ी खतरनाक बनी हुई है। अब सही, यहाँ पे ये हमारी उत्तरी गोलार्ध। तो आपको पता होगा पृथ्वी जो है वो मेरी इधर से ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, मैं एक बार फिर से कोरिलेसिस थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निकल थोड़ा पड़ जाता है, कंफ्यूजन में डाल सकता है ये आपको, और जितना मैं ज्यादा बताऊंगा उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, इस तरह से मूव करती है ना पृथ्वी, फ्रॉम पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी की दिशा होती है, डायरेक्शन जो होती है, घूमती है, घूर्णन गति। अब मुझे बताओ, पृथ्वी अगर इधर से घूम रही तो हवा तो ऐसी लगनी चाहिए ना, इस प्रकार से ऐसी लगनी चाहिए, लेकिन कोरिलेसिस के कारण ये हवा ऐसी हमें लगती है। ठीक है, मैं दूसरे इसको बताऊं तो हवा जो है वो हमारी ऐसी चलनी चाहिए ना, इस प्रकार से इधर की ओर, लेकिन हवा हमें लगती है इस प्रकार से। जो मैंने एरो वाला बता रहा हूं ये आपकी डाइवर्टेड हवा है, कोरिलेसिस इफेक्ट के कारण ये क्लॉकवाइज हो जाती है ना उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में कैसी हो जाती है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और दूसरी हवा अगर इस प्रकार से, मतलब इधर इस प्रकार से चलेगी तो ये हवा डाइवर्ट होके कैसी हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध है ना, ये उत्तरी का है, मतलब एक ही हाफ गोलार्ध का, मतलब मैं कह रहा हूं नॉर्थ और साउथ के मतलब से, एंगल से। तो उसको देखने, ये नॉर्थ की ओर से जो चल रही है वो आपको पता है कि वो इस प्रकार से चलती है, लेकिन वो हमें लगेगी इस प्रकार से। ये इसी में उत्तरी गोलार्ध में ही मैं नॉर्थ और साउथ की बात कर रहा हूं। और अगर जब यहां पे साउथ की बात मैं करूंगा, इसी में साउथ डायरेक्शन की, तो इसमें जो है हवा हमें लगेगी इस प्रकार से, यानी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि लगनी चाहिए थी मुझे इस प्रकार से। मैं फिर से बता रहा हूं, जो मैं डॉटेड बना रहा हूं ये हमें लगती है, और जो बिल्कुल सही जो मैं एरो बना रहा हूं ये आपकी नेचुरली हवा है, मूल दिशा है इसकी, मूल दिशा, और ये उसकी डाइवर्टेड दिशा है जो कोरिलेसिस इफेक्ट के कारण घटित होती है। अब दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा हवा ऐसी चल रही है, और ये इसको महसूस ऐसा कराएगा, और इसमें इधर से कैसे चलेगी,
इधर से आपको ऐसी, क्योंकि पृथ्वी ऐसी मूव कर रही है ना, तो आपको हवा ऐसी लगेगी, लेकिन हमें महसूस कराएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये नॉर्थ की है, ये साउथ की कंडीशन है दक्षिणी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ की कंडीशन है, ये साउथ की कंडीशन है। अब आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और ये वैसे भी थोड़ा ज्यादा मतलब स्तर का है, तो आप थोड़ा सा इसको समझ लें। बताओ तो मैं इसको दोबारा बता दूं, ये समझ जाएंगे तो आप शायद है कि समझ जाएंगे इस चीजें। ठीक है। और जो हमारा इससे पीछे का जो मैं था कौन सा ध्रुवी है, ध्रुवी वाले में आपको पता होगा, ये भी डायग्राम में यहाँ नहीं नेक्स्ट में बनाऊं। आपको पता होगा ध्रुवी में ये हमारे पोल्स हैं, ये दो पोल्स हैं, ठीक है, ऊपर नीचे में। पृथ्वी अभी नहीं बना रहा हूँ, चलो मैं बना दूं पृथ्वी। ये हमारे पृथ्वी और ये हमारे पोल्स हैं। आपको पता होगा यहाँ से जो हवा होगी ये पहले लंबवत होगी, ठीक है, सॉरी यहाँ लंबवत नहीं, ध्रुवों पर लंबवत होती है, पर फिर भी मैं बता उस पे भूमध्य रेखा पे, तो ये ऐसे निकलेगी हवा यहाँ से, और किधर चलेगी, किधर चलेगी, ये निम्न वायुदाब है, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलेगी, इस प्रकार से चलेगी। और फिर जब उच्च वायुदाब से इधर आ जाएगी तो फिर ये बन जाएगी, तो ये इस प्रकार से मूव करती रहेगी ऐसे। और यहां से चलेगी तो निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, मतलब निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर, और फिर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आ जाएगी। तो ये इस तरह से मूव करती रहती है हर एक जोन में। और ये ऐसे ऐसे चलेगी, यहां से निकलेगी ऐसे चली जाएगी, इधर से ऐसे चली जाएगी। तो ये हवा का एक डायरेक्शन का फ्लो होता है जिधर से हवा मूव करती है। खैर, अब मैं एक बड़ा सा डायग्राम, और ये पूरा जो हवा का चित्र है मैं जो अभी बताया है उसको मैं डायग्राम पे बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने बनाया है, मैं जाऊं उसी डायग्राम भी, ये इसको देखें आप लोग ध्यान से। ठीक है, अब मैं हवा का डायरेक्शन बनाने जा रहा हूँ, हवा का डायरेक्शन बनाने जा रहा हूँ। ये हमारा कौन सा जोन है, पहला ये वाला जो है, ये वाला जोन, वो हमारा कौन सा जोन है, वो हमारा है निम्न वायुदाब का जोन। ये वाला जोन जो है वो हमारा निम्न वायुदाब का जोन है, विषुवत रेखी। इससे ऊपर कौन सा जोन है, उच्च वायुदाब का। तो हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी ना, ऐसे मूव करेगी हवा, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी ना, चलेगी। यहां पे देखो ये वाली जो पट्टी है, यानी मैं इसको कहूं उपोष्ण वाली जो पट्टी है, ये उपोष्ण वाली जो पट्टी है, उपोष्ण से यहां निम्न वायुदाब है ना, यहां कैसा, मैं इसका ही नीचे वाला बता रहा हूं पहले। जो उपोष्ण है ये विषुवत रेखी है, तो उपोष्ण मतलब यहाँ पे कैसा उच्च वायुदाब है, यहाँ पे उच्च वायुदाब होगा ना, यहाँ पे उच्च वायुदाब होगा, और ये हमारा निम्न वायुदाब है, तो ये ऐसे चलेगी ना पट्टी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे उस चीज को। अब देखो ये नीचे वाली निम्न वायुदाब की है, यानी मैं अगर बात करूं उपध्रुवी की और उपोष्ण की, तो इन दोनों के बीच में क्षेत्र उपध्रुवी कैसा है, निम्न वायुदाब, और उपोष्ण में अधिक वायुदाब, तो अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ऐसे चलेगी। ठीक साउथ में भी वही कंडीशन होगी, दक्षिणी गोलार्ध में भी अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर। ठीक है, अब बताओ ध्रुवी की और उपध्रुवी की कंडीशन। ध्रुवी में जो है उच्च वायुदाब है और उपध्रुवी में निम्न वायुदाब है, तो ये कंडीशन, ये हवा ऐसे चलेगी इस जोन में। ठीक वैसी कंडीशन ऐसे हो जाएगी, उप जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। क्लियर, क्लियर है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ मुझे, इट इज क्लियर और नॉट। कि मैं फ्रेश डायग्राम एक अलग से बना दूं, बताओ तो मैं फ्रेश बना दूं। थोड़ा पिचक जाती है मेरी पृथ्वी ध्रुवों पर पिचकनी चाहिए, लेकिन ये तो बीच में ही पिचक जाती है। ओके ओके ओके, दैट्स गुड। चलो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। एक ये मेरी पट्टी थी,
जिसे हम लोगों ने नाम दिया था, हम लोगों ने नहीं, भूगोल वेत्ताओं ने। इस पट्टी का नाम था 025 फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ। इसका नाम था भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। ये निम्न वायुदाब है। इससे ऊपर जो है वो है हमारी उपोष्ण और उच्च वायुदाब की। ठीक है, तो मुझे बताओ निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर हवा चलती है या उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर? तो उच्च से निम्न की ओर चलेगी कि नहीं चलेगी? चल रही है, इसमें कोई समस्या है नहीं है। ठीक यही चीज तो नीचे भी होगी। उपोष्ण हमारी नीचे भी जोन में है। जब नीचे जोन में है हमारी तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाला हमारा उच्च वायुदाब है, तो ये चलेगी उल्टी, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न, इस प्रकार से। ठीक आगे अगर हम बढ़ेंगे इसके ऊपर तो हमें पता चलेगा कि उपध्रुवीय जोन में हम पहुंच जाएंगे। और उपध्रुवीय जोन में कैसी पट्टी है हमारी? निम्न वायुदाब की। जब निम्न वायुदाब की है तो उच्च वायुदाब नीचे है, तो उच्च से निम्न ऐसे चलेगी हवा। ठीक है, और सेम कंडीशन नीचे, जो कि हमारी हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ये हमारी कौन सी पट्टी है? ये हमारी निम्न वायुदाब की पट्टी, जिसे हम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कहते हैं। निम्न वायुदाब किसकी वजह से बना? कोरिलेसिस इफेक्ट की वजह से बना। और इससे ऊपर वाली हवा ऐसे चलेगी कि ऊपर जो है उच्च वायुदाब है, नीचे निम्न वायुदाब है, तो हवा का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे होगी हवा की डायरेक्शन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। क्योंकि ध्रुव जो है हमारे, वो ध्रुव पे कैसी है? उच्च वायुदाब है, और उससे नीचे हमारा निम्न वायु, तो उच्च से निम्न की ओर चलेगी। क्लियर है ये डायग्राम?